तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आज की क्लास में मैं शुरू करने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस। सो स्टार्टिंग में हमेशा की तरह कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। उसके बाद हम धीरे धीरे हाई लेवल के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है अ टार इज 100√3 मीटर हाई। तो इसका मतलब है एक टार दिया हुआ है। देखो, आप में से कई बच्चे इसको टावर भी पढ़ते हैं, तो टावर भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वैसे टार बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी जो हाइट आपको दी हुई है 100√3 दी हुई है। अब देखिए, रूट के टर्म्स में है तो कोई बात नहीं, आप रूट के टर्म्स में ही सॉल्व करना। इसमें आपको अपनी तरफ से कभी भी इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आपको वैसे मैं बता दूं कि √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको आप याद रख लेना, ठीक है ना। इस चैप्टर में ये बहुत यूज होता है। चलो √2 की भी बता ही देता हूं। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। अब देखिए, जिस क्वेश्चन में आपको इसकी जगह √3 की जगह अगर आपको वैल्यू लगानी होगी तो उस क्वेश्चन में अलग से लिखा होगा। उस क्वेश्चन में वो जरूर देंगे ब्रैकेट में कि √3 इज इक्वल टू ये, या ऑप्शन देके पहचानना पड़ेगा आपको, है ना। ऑप्शन देख के अगर पॉइंट में दिया होगा तो समझ लेना कि वैल्यू पुट की गई है वहां पे। क्लियर। चलो, तो फिलहाल तो यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं दी हुई है तो हम रूट में ही लेंगे। तो टावर की जो हाइट है वो दी हुई है। आगे देखो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप ऑफ इट्स टॉप। अच्छा ठीक है, यहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर है ना आपको दो चीजें दी हुई है, ये 100 मीटर भी दिया हुआ है और यहां पे देखो अवे फ्रॉम इट्स फुट। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देखा है तो मैंने आपको वो सीडी वाला एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था अवे फ्रॉम फुट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बिना डायग्राम के तो ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, तो मैं एक डायग्राम तो बना ही लेता हूं फिलहाल। तो एक राइट ट्राइंगल मैंने यहां पे बना दिया। राइट ट्राइंगल यहां पे होता है इसका। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो टावर है, मान लेते हैं ये टावर है। देखो, ऐसी चीजें हमेशा सीधी खड़ी रहती है, ठीक है। तो टावर की हाइट आपको दी हुई है 100√3। इसका मतलब क्या हो गया, P आपको दिया हुआ है 100√3। उसके अलावा देखो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। ध्यान से समझना एक एक चीज, क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना। और मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा तब बनता है जब कोई आदमी नीचे से खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है, जब ऊपर से खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा है। देखो, डिप्रेशन का मतलब ही नेगेटिव होता है, आपको पता ही है। तो जब आप ऊपर खड़े होकर नीचे देखोगे तो समझ लो नेगेटिव जा रहे हो, आप नेगेटिव चीज की तरफ देख रहे हो। तो ऐसे इसको याद करो, तो एलिवेशन और डिप्रेशन, ठीक है। तो फिलहाल जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब इसकी बात की गई है और यही आपको निकालना है। तो फिलहाल के लिए मैं यहां पे थीटा लगा देता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो ये बता रहे हैं कि ये जो टावर है उसका एक फुट है, जिससे अगर 100 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट लिया जाए, ठीक है ना, 100 मीटर की दूरी पे, इसका मतलब ये क्या होगा, 100 मीटर, ठीक है। तो इस इतनी दूरी पे अगर एक पॉइंट लिया जाए और इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जाए टावर के ऊपर तक का, तो आपको ये एंगल बताना है। क्वेश्चन का मतलब ये है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चनों में से आता है इस चैप्टर में। सॉल्यूशन क्या होगा, बड़ा सिंपल है, देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, हमको सिर्फ ये निकालना है और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री किस लिए यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए यूज करते हैं कि अगर आपको कोई एंगल दिया है या कोई भी एक साइड दी हुई है तो आप कोई भी दोनों साइडें निकाल सकते हैं, मतलब जितनी साइडें हैं वो निकाल सकते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन में बताया था। अच्छा, यहां पर आपको एंगल नहीं दिया लेकिन दो साइड दी हुई है तो आप एंगल भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहां पे मुझे पता है कि वैल्यू किस किस की दी हुई है, P और B की, है ना। P और B की वैल्यू दी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, जो पहला वाला फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है।
P और B किस में आ रहे हैं, ये देख लो tan में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, tan में। तो इसका मतलब क्वेश्चन का सीधा सीधा रिलेशन है tan से, और कुछ मत लगा रहा है इसमें, ठीक है ना, और कुछ किसी की जरूरत नहीं है, बस tan ही लगेगा। ठीक है, अब इतना मुझे समझ आ गया। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं P और B जो होता है वो होता है tan थीटा। होता है या नहीं होता, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। tan थीटा क्या होता है, P बटा B। ठीक है, अब यहां पर और क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे लिख सकता हूं P की वैल्यू 100√3 और B की वैल्यू जो कि है 100। चलो, तो ये तीनों एक दूसरे से बराबर है, कहने का मतलब ये। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं क्योंकि इसका तो कोई काम बचा नहीं, इन दोनों को ले लेता हूं क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो मैं क्या करता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू 100√3 और अपॉन 100 हो गया, 100 से 100 काटो तो क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3। लेकिन ये आंसर नहीं है, देख लो ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा है, नहीं लिखा। ऑप्शन में तो डिग्री में दिया है और एंगल हमेशा डिग्री में आता है, ये रूट वूट में नहीं आता एंगल। अभी ये और सॉल्व होगा, कैसे होगा देखो। अगर आपको वो वाला टेबल याद हो जिसमें हमने जो दूसरा टेबल मैं आपको बताता हूं जिसमें हमने सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ा था, याद है, कॉस की वैल्यूज थी उसका उल्टा कर दिया तो साइन की वैल्यू आ गई थी, साइन और कॉस को डिवाइड करके tan आ गया था। ठीक है, तो उसी चार्ट को मैंने बनाया नहीं है यहां पे, मैं ये सोच रहा हूं आप याद कर लो जल्दी से जल्दी, अच्छा रहेगा। सो यहां पे उसी में से मैं क्या कर रहा हूं, √3 की वैल्यू जो होती थी ना वो क्या होती थी, tan 60, याद रखना tan 60 की वैल्यू होती थी √3, तो √3 को हटा के मैं tan 60 भी लिख सकता हूं। आप देख लेना जब चार्ट देखोगे, अगर याद नहीं है तो tan 60 वाले कॉलम में देखना आपको √3 नजर आएगा। इतना क्लियर, क्या होगा, tan से tan गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये मुझे निकालना था, मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो यहां पे 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, क्लियर। तो ये रिवर्स क्वेश्चन था, हालांकि पहले क्वेश्चन में आपको मुझे वो वाला कराना चाहिए था जिसमें एंगल दिया होता है या एक साइड दी होती है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि अब समझाने पे आऊंगा तो सारे क्वेश्चन करेंगे फिर एक एक करके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इस लाइन में भले ही कोई नंबर नहीं दे रखा लेकिन फिर भी समझ लेना इसको, क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब ग्राउंड के एक पॉइंट से एक टावर के ऊपर तक, मतलब बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है लगभग। सो मैं मान लेता हूं ये टावर को हमेशा सीधे ही खड़ा करना है आपको, और यहां पे वो वाला पॉइंट मान लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं यहां से, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, फुट आ गया ना वर्ड, तो बस समझ जाना कि फुट ऑफ द टावर जो है उससे 30 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है। आगे देखते हैं, तो यहां पर मुझे ये वाली लाइन दी हुई है 30 मीटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री भी है। अच्छा चलो, तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन भी मुझे दिया हुआ है जो कि है 30 डिग्री। सो यहां पर 30 डिग्री बना दो, तो इस बार थीटा तो मुझे दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका मतलब आपको P निकालना है, आपको B दिया हुआ है और एक थीटा की वैल्यू दी हुई है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरह देखो, ये P और B का ही केस बन गया ना। कैसे पता लगा P और B का केस है, देखो B दिया हुआ है और P निकालना है, तो समझ जाना है कि P और B वाला फॉर्मूला लगाना है जो कि किस में होता है, tan में होता है, अभी किया था हमने। तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि tan 30 इज इक्वल टू P बाई B। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू P बाई B। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 30 की वैल्यू चार्ट में से देखनी होगी अगर याद नहीं है तो। ठीक है, मुझे तो याद है 1/√3 होता है, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू P मुझे निकालना है, B की वैल्यू क्या दी हुई है 30। अब कुछ नहीं करना, मुझे इसको यहां पे भेज के मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, 30/√3 इज इक्वल टू P। और जैसे कि आप जानते हैं कि √3 को नीचे रखते नहीं, तो ये √3 को रैशनलाइज कर दो, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर P की वैल्यू आ गई, देखो 30√3, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये 3 को बाहर वाले से काट के आंसर जो आ जाएगा वो आएगा tan√3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ये है टावर की हाइट।
स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सो एक पतंग उड़ रही है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक कंफ्यूजन होनी पक्की है। क्या है कंफ्यूजन? कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड तो लिखा है, लेकिन आप ये समझोगे जो उसके साथ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब होता है जो सद्दी या मांझा जो आप यूज करते हैं पतंग उड़ाने में, वो 60 मीटर की है ना? यही सोचेंगे क्योंकि 60 मीटर ऊपर उड़ रही है तो वो 60 मीटर का, लेकिन नहीं, यहां पर एक और चीज भी तो लिखी है, अबव द ग्राउंड। तो इसका मतलब है ग्राउंड के हिसाब से देखना है आपको। ग्राउंड के हिसाब से मतलब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर मान लेते हैं यहां से पतंग उड़ाई जा रही है, ठीक है, यहां से पतंग उड़ाई जा रही है इस पॉइंट से। सो ये जो पॉइंट है, चलिए मान लेते हैं पहले मैं पतंग का ही जो स्ट्रिंग है वो बना दी मैंने, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, अबव द ग्राउंड, मतलब ये जो पतंग ग्राउंड से जितनी ऊपर है ना उसके बारे में आपको बताया हुआ, ये अबव द ग्राउंड मतलब, ठीक है, इसको मत समझ जाना, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोले तो समझ जाना कि वो इस धागे या सद्दी या मांझे की बात हो रही है। क्लियर? तो ये चीज कंफ्यूज करती है ज्यादातर स्टूडेंट्स को, तो आप मत होना। चलो एक राइट ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, तो इसको कुछ इस तरह से बना देते हैं, ये सीधा नहीं बन पा रहा है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स जो जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर लेते हैं। तो यहां क्या लिखा है, काइट इज फ्लाइंग एट 60 मीटर अबव। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, 60 मीटर परपेंडिकुलर दिया हुआ है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो स्ट्रिंग जो है वो किसी एक पॉइंट पे बांध दी गई है, ठीक है ना। जो रस्सी है, रस्सी ना बोल के उसको सद्दी बोलना बेटर रहेगा, रस्सी से तो पतंग कौन उड़ाता है। तो जो सद्दी है उसको एक जगह बांध दिया गया है। आगे देखते हैं, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 60 डिग्री। अच्छा, यहां पे इंक्लिनेशन वर्ड का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ, इंक्रीज, इंक्रीज से वर्ड निकला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जो ये जा रही है, ये जो सद्दी जा रही है, ये कौन सा एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री का एंगल। क्या निकालना है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको एच निकालना है, मतलब एच की वैल्यू आपको निकालनी है इस बार, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, देखो पी और एच का संबंध आ गया, तो इस बार टेन की जरूरत तो नहीं है हमको। हम क्या करेंगे, अब पंडित बद्री प्रसाद को दोबारा बुलाएंगे, हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो किस किस की जरूरत है स्टूडेंट्स, पी और एच की जरूरत है, और पी और एच आपको साइन में दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं साइन, और जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय एच होता है। अगले स्टेप में पी बाय एच की वैल्यू पुट कर दो। पी क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 60 दिया हुआ है, और एच तो आपको निकालना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, याद है, भूल गए? हाँ मुझे पता है वहां से कोई जवाब तो आएगा नहीं, कभी आपने याद करने की कोशिश ही नहीं की होगी, लेकिन याद कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 60/h। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, इसको यहां पे भेज देता हूं और इन दोनों को यहां भेज देता हूं 60 के पास। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, ऐसे ही हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि √3 नीचे है। अब 60 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पे √3 है, मल्टीप्लाई बाय √3 और √3 रैशनलाइज करेंगे। तो ये 120 √3 हो गया अपॉन 3। सो स्टूडेंट्स यहां पे जब आप इसको काटोगे तो क्या आएगा, 40√3 मीटर जो है वो आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है इस बार। क्लियर? तो आपको सिंपल लग रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ये सिंपल ही होंगे। उसके बाद जब अगली वीडियो में हम थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो वो भी सिंपल ही लगेंगे, वो खास मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है। अच्छा यहां पे एक चीज आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये इन्होंने अलग से क्यों दिया है कि ये पॉइंट, ये जो धागा है ये इस पॉइंट पे बंधा हुआ है, अलग से क्यों दिया? देखिए स्टूडेंट्स, अलग से इसलिए दिया क्योंकि अगर वो ये दे देते कि इस पतंग को कोई उड़ा रहा है, तो पतंग कोई ऐसे तो नहीं उड़ाता पैर से, पैर से कभी देखा है पतंग उड़ाते हुए? नहीं देखा। तो उसमें क्या होगा,
हाथ से उड़ाएगा, और हाथ से जब उड़ाएगा तो जमीन से थोड़ा ऊपर होगा, तो जमीन से थोड़ा ऊपर होगा ना स्टूडेंट्स, तो जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, जहां पे वो लड़का यहां जो भी उड़ा रहा है पतंग को, वो यहां पे खड़ा है, ठीक है, वो उसकी हाइट है, और जमीन से जब वो उड़ा रहा है तो यहां से शुरू होगा, और ये जो है ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन बन गया। ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे हम, तो इसमें आपको हाइट भी दी होगी उसकी, जो भी उड़ा रहा होगा पतंग उसकी हाइट भी दी होगी, या जो भी देख रहा होगा ऊपर की तरफ, मान लो टावर का क्वेश्चन है तो ऊपर की तरफ अगर देख रहा है तो उसकी हाइट भी दी होगी, तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से निकालना होता है। क्लियर? ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन है नहीं, तो अभी हम इसकी बात भी नहीं करेंगे ज्यादा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क के लिए आपको दे दिया है, इसको आप पढ़िए समझिए, और जो भी आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपने आंसर चेक कराइए। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे आने वाली वीडियोस में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।